सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोप्लानर फोर्स सिस्टम का फर्स्ट सिस्टम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब ये कॉन्करेंट, पैरेलल, जनरल, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स सिस्टम, लामिस थ्योरम हो या फिर फ्रिक्शन हो, ये सब आपको अच्छे से आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका परफेक्ट होना चाहिए रिजोल्यूशन। ओके, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर फोर फोर्सेस है। एक है F1, एक है F2, एक है F3 और एक है F4। F1 का एंगल है अल्फा, F2 का एंगल है बीटा, F3 का एंगल है थीटा एंड F4 का एंगल है फाइ। ऐसे टोटल फोर फोर्सेस है। अच्छे से देखो, ये चारों के चारों फोर्सेस इंक्लाइंड है। यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऐसे दो एक्सिस है मेरे पास। ओके, और ये सभी फोर्सेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो सेम है। ये सभी फोर्सेस सेम पॉइंट में से पास हो रहा है, तो ऐसे फोर्स सिस्टम को कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। करेक्ट। पैरेलल फोर्स सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, अगर सभी फोर्सेस पैरेलल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो वो पैरेलल फोर्स सिस्टम हुआ। एंड जनरल फोर्स सिस्टम क्या होता है? अगर कोई फोर्स सिस्टम कॉन्करेंट नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, तो बचा कौन फिर? जनरल फोर्स सिस्टम। समझा? सो पहले कॉन्करेंट अच्छे से करो, पैरेलल जनरल आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में रिजोल्यूशन कैसे करना है देखो। और रिजोल्यूशन किसका करना है? जब भी आप लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लोगे, आपको तीन टाइप के फोर्स मिलेंगे। एक मिलेगा वर्टिकल फोर्स, एक मिलेगा हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक मिलेगा इंक्लाइंड फोर्स। वर्टिकल फोर्स में दो डायरेक्शंस होते हैं, एक अपवर्ड्स और एक डाउनवर्ड्स। अपवर्ड्स को हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड्स को हमेशा निगेटिव लेना है। हॉरिजॉन्टल में दो डायरेक्शंस होता है, एक टुवर्ड्स राइट और एक टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स राइट को प्लस लेना है, टुवर्ड्स लेफ्ट को माइनस लेना है। बचपन से हमें यही सिखाया गया। लेकिन असली प्रॉब्लम कहां पर शुरू होता है? इंक्लाइंड में। जब भी आपको इंक्लाइंड फोर्स मिलेगा, तो उसको आपको रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करना है मतलब उसके दो कंपोनेंट्स आपको फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहां पर F1 फोर्स है, इंक्लाइंड फोर्स है जिसका एंगल अल्फा है। अब देखो ये अल्फा आपको कैसा दिख रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस? यस, ये अल्फा आपको कैसा दिख रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब रिजॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक बहुत ही फेमस डायलॉग बताया था, जिसका एंगल उसका कॉस, जिसका एंगल उसका कॉस। ओके, मतलब इंक्लाइन फोर्स का एंगल जिस एक्सिस के साथ है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, उसमें आपको क्या करना है? कॉस फंक्शन कंसीडर करना है। मतलब एंगल अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, तो एक्स में कॉस, वाई में साइन। ओके, एंड एंगल अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, तो वाई में कॉस, एक्स में साइन लेना है। सो यहां पर आ जाओ फिर। सो इंक्लाइन फोर्स F1 फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होता है। अब एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव है, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव मतलब टुवर्ड्स राइट, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव अपवर्ड्स। एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, सो एक्स में क्या आएगा? कॉस, F1 कॉस अल्फा। एंड वाई कंपोनेंट में क्या आएगा? F1 साइन अल्फा। चलो और एक चांस है आपके पास, F2 फोर्स चेक करो, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है एंड y पॉजिटिव। x नेगेटिव मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, y पॉजिटिव अपवर्ड्स आएगा। एंड F2 का एंगल है बीटा, बीटा विथ रिस्पेक्ट टू आपको कैसा दिख रहा है? y एक्सिस। सो इसका मतलब y कंपोनेंट में cos आएगा, x में sin आएगा। सो इसका y कंपोनेंट F2 cos बीटा एंड x कंपोनेंट F2 sin बीटा। चलो नेक्स्ट, F3 का एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। सो y कंपोनेंट में cos, x में sin आएगा। F3 थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब x नेगेटिव, y नेगेटिव। F3 sin थीटा एंड F3 cos थीटा। ओके, एंड लास्ट F4 फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, x पॉजिटिव, y नेगेटिव। x पॉजिटिव टुवर्ड्स राइट, y नेगेटिव डाउनवर्ड्स। F4 का एंगल फाइ विथ रिस्पेक्ट टू x है, सो x में cos, y में sin। सो F4 cos phi and F4 sin phi। ओके, अब देखो मैकेनिक्स के नोट्स अगर किसी के पास नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, मैंने आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड किया है। ओके, उस लिंक पर क्लिक करो, ग्रुप को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो।
वहां पर मैं मैकेनिक्स के नोट्स फॉरवर्ड करूंगा। ओके, वहां पर जाने के बाद आपको मैकेनिक्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। सो जल्दी से सब लोग वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। चलो, तो रिजोल्यूशन वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। देन कंपोजिशन। रिजोल्यूशन के बाद आता है कंपोजिशन। रिजोल्यूशन मतलब इंक्लाइन फोर्स के दो कंपोनेंट्स कैलकुलेट करना, एंड कंपोजिशन मतलब जो दो कंपोनेंट्स है उससे रिजल्टेंट कैलकुलेट करना। ओके, अब रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर, एंड थीटा tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। ये जो थीटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये हमेशा कैसा होता है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। और देखो, ये जो भी मैं लिख रहा हूं, ये जो भी मैं लिख रहा हूं, इसका आपको लेक्चर खत्म होने के बाद पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। लेकिन वो पीडीएफ फाइल मैं ग्रुप पे ज्वाइन अपलोड करने वाला हूं, व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड करने वाला हूं। तो उससे पहले अपना ये लेक्चर खत्म होने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो सब लोग। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सो ये एंगल जो थीटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये हमेशा कैसा होगा? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। चलो, तो रिजोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद, रिजोल्यूशन कंपोजिशन कंप्लीट होने के बाद कौन करंट का फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करता है? फटाफट आप लोग भी नोटबुक लेके, कैलकुलेटर लेके, पेन पेंसिल जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब लेके तैयार रहो। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम। अब देखो, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है विद कंडीशन और एक होता है विदाउट कंडीशन। विदाउट कंडीशन मतलब आपको एक डायग्राम दिया है जिसमें एन नंबर ऑफ फोर्सेस है, सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, कुछ फोर्स हॉरिजॉन्टल है, कुछ फोर्स वर्टिकल है, कुछ इंक्लाइंड है। करेक्ट? सो ये सबका आपको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। ये हो गया आपका विदाउट कंडीशन वाला एग्जांपल, बहुत ही सिंपल रहता है। विथ कंडीशन वाला जो है, उसमें आपको तीन कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन दिया रहेगा। कौन से तीन कंडीशन है वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो पहले ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन है फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम। अच्छे से देखो, 50, 70, 25 एंड 20 ऐसे टोटल फोर फोर्सेस है। उसमें से तीन इंक्लाइंड है, एक वर्टिकल है। हम लोग रिजॉल्व किसको करते हैं? इंक्लाइंड फोर्स को। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम लोग रिजॉल्व नहीं करते हैं। सो तीनों इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करना है। अब रिजॉल्व करने से पहले एंगल चेक करो। जैसे कि ये 25 न्यूटन, इसका एंगल कितना दिया? 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस दिया है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब इसका एक्स कंपोनेंट कैसा आएगा? पॉजिटिव, एंड वाई कंपोनेंट निगेटिव। एंड जिसका एंगल उसका कॉस 25 का एंगल 30 विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, सो वाई में कॉस आएगा 25 कॉस 30, एंड एक्स कंपोनेंट आएगा इसका 25 साइन 30। ओके, फिर उसके बाद 70 न्यूटन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, मतलब इसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव टुवर्ड्स राइट, वाई पॉजिटिव अपवर्ड्स। एंड 45 डिग्री एंगल जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू कैसा है? एक्स एक्सिस। सो एक्स में कॉस, वाई में साइन। 70 कॉस 45, एंड वाई कंपोनेंट इज 70 साइन 45। ओके, फिर उसके बाद 50 न्यूटन। 50 न्यूटन का एंगल एक बार चेक करो, 15 डिग्री नहीं है। 50 न्यूटन का एंगल 15 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू 70 न्यूटन है। जब भी इंक्लाइन फोर्स को आप लोग रिजॉल्व करते हो, तो सबसे पहले चेक करने का उसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस है या नहीं। अब वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस भी चलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस भी चलेगा, लेकिन वो एंगल हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस होना चाहिए। सो यहाँ पर टोटल एंगल 45 प्लस 15 करेंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री। सो 50 न्यूटन का एंगल मिला 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सो 50 न्यूटन ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। सो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव, एक्स कंपोनेंट आएगा इसका 50 कॉस 60। ओके, एंड वाई कंपोनेंट आएगा इसका 50 साइन 60। चलो, तो रिजोल्यूशन वाला स्टेप अपना कंप्लीट हो गया। सो आगे बढ़ता है। फर्स्ट, समेशन ऑफ एफ एक्स। इसमें आपको अलोंग एक्स एक्सिस जो भी फोर्सेस है उसका एडिशन करना है। यहां से स्टार्ट करते हैं। 50 cos 60 राइट साइड जा रहा है, पॉजिटिव आएगा। देन प्लस 70 cos 45 राइट साइड जा रहा है, पॉजिटिव आएगा ये।
नेक्स्ट 25 साइन 30 टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव है, 25 साइन 30। सो समेशन ऑफ एफ एक्स का आंसर चेक करो कितना है। समेशन ऑफ एफ एक्स आज मैं भी कैलकुलेटर में सॉल्व करने वाला हूं। सो 50 cos 60 प्लस 70 cos 45 प्लस 25 sin 30। सो अजीबोगरीब आंसर मिल गया। देखो 75 प्लस 70 √2 डिवाइड बाई 2, ऐसा अजीबोगरीब आंसर मिल गया ना, तो ये S2D बटन प्रेस करने का। S2D डिलीट बटन के ऊपर रहता है, देखो। सो मिल गया 86.99, 86.99 न्यूटन। आप लोग इसको 87 भी ले सकते हो। ओके, और ये समेशन ऑफ एफ एक्स का आंसर अपना पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब डायरेक्शन कैसा रहेगा? टूवर्ड्स राइट। अगर इसका आंसर निगेटिव होता तो डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट होता। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आएगा समेशन ऑफ एफ वाई। इसमें आपको वर्टिकल फोर्स का कैलकुलेशन करना है। जो अपवर्ड जाएगा वो प्लस, जो डाउनवर्ड जाएगा वो माइनस। सो 50 साइन 60 अपवर्ड से पॉजिटिव आएगा। फिर उसके बाद 70 साइन 45 अपवर्ड से पॉजिटिव आएगा, 70 साइन 45। एंड 25 cos 30 डाउनवर्ड से निगेटिव, माइनस 25 cos 30। फिर आएगा 20 डाउनवर्ड से निगेटिव। सो 50 साइन 60 प्लस 70 साइन 45 माइनस 25 cos 30 माइनस 20। सो आंसर आ गया 51.14 समेशन ऑफ एफ वाई। इसका भी आंसर पॉजिटिव है, सो डायरेक्शन अपवर्ड्स। समेशन ऑफ एफ वाई का आंसर भी पॉजिटिव है, सो डायरेक्शन अपवर्ड्स आएगा। ओके, एग्जाम में भी आपको ये जो आंसर्स मिल रहे हैं समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई, ये सबको बॉक्स करना है ताकि एग्जामिनर की नजर सबसे पहले आपके आंसर के ऊपर जाए। ओके, देखो आप लोग एग्जामिनर का काम जितना इजी करोगे उतना आपका पेपर चेकिंग बहुत अच्छा रहेगा। समझा? एग्जामिनर अगर कंफ्यूज है, उसको मिल ही नहीं रहा है, आपने आंसर किधर लिखा है उसको मिल ही नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, तो वो कंफ्यूज होगा। समझा? सो आंसर को अच्छे से हाईलाइट करना है, बॉक्स करना है। चलो इसके बाद रिजल्टेंट R इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। इसमें देखो समेशन ऑफ एफ वाई का आंसर भी पॉजिटिव है, मतलब डायरेक्शन कैसा? अपवर्ड्स आएगा। सो R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 86.99 स्क्वायर प्लस 51.14 स्क्वायर। सो आंसर इज 100.9, 100.9 न्यूटन। फिर उसके बाद आएगा थीटा, tan इनवर्स ऑफ एफ वाई अपॉन एफ एक्स। सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ शिफ्ट tan एफ वाई 51.14 डिवाइड बाय 86.99, 30.45। और ये जो थीटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये हमेशा कैसा होता है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एंड फिर उसके बाद आता है लोकेशन। लोकेशन में आपको ये डिसाइड करना है अपना जो रिजल्टेंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब वो समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई के आंसर के ऊपर डिपेंड करता है। समेशन ऑफ एफ एक्स का आंसर देखो कैसा है? पॉजिटिव। एफ वाई का आंसर भी पॉजिटिव। और ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। चलो आर इज इक्वल्स टू 100.9 न्यूटन और इसका एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 30.45 डिग्री। ओके, गुड गुड। कमेंट बॉक्स में मेरे से पहले ही आप लोगों ने सॉल्व किया, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे से पहले आप लोगों का आंसर आ रहा है, गुड। बस प्रेजेंटेशन के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। प्रेजेंटेशन भी आपका एक्सेलेंट लेवल का होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सो फर्स्ट एग्जांपल अपना कंप्लीट हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था अपना? कॉनकरंट का विदाउट कंडीशन वाला क्वेश्चन।
ओके, कॉनकरेंट का विदाउट कंडीशन। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसके बाद मैंने आपको बोला था कि कॉनकरेंट में सेकेंड टाइप जो है उसमें कंडीशंस दिए रहते हैं। टोटल 3 कंडीशंस है, मैंने आपके सामने लिखा है, देखो तीनों कंडीशंस। इफ रिजल्टेंट इज हॉरिजॉन्टल, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग एक्स एक्सिस है। अगर रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस है तो उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट जीरो हो गया। तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, जीरो, एंड समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू आर। चलो और थोड़ा दिमाग लगाओ। सेकंड केस में बोला है इफ रिजल्टेंट इज वर्टिकल, वर्टिकल मतलब अलोंग वाई एक्सिस हो गया। अब रिजल्टेंट अलोंग वाई एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस है, तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू आर एंड समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। यहां पर इफ रिजल्टेंट इज जीरो, रिजल्टेंट का वैल्यू जीरो है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई दोनों जीरो रहेंगे। करेक्ट, रिजल्टेंट ही जीरो है ना, सो समेशन ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ एफ वाई सब वैल्यू जीरो हो गया। बस ये तीन कंडीशंस आपको अच्छे से याद रखना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखती मीन्स याद रहेगा रे, कॉमन सेंस की बात है ये, समझा। सो रिजल्टेंट इज हॉरिजॉन्टल दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, सो वाई कंपोनेंट जीरो, वर्टिकल अलोंग वाई एक्सिस, सो एक्स कंपोनेंट जीरो। अब रिजल्टेंट ही जीरो है तो एक्स एंड वाई दोनों जीरो रहेगा। सो ये कंडीशंस याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब देखो आप लोग है ना, जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में सोचते ही नहीं हो। सुमित, सुमित सिंह, सुमित सुन, एग्जाम में तुम लोग का वही प्रॉब्लम होता है। मैकेनिक्स के पेपर में जनरली क्या होता है देखो, जब आप लोग कॉन्करेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने लेते हो ना, तो आपकी दिमाग में ना कॉन्करेंट का कैलकुलेशन नहीं चालू रहता है, आपके दिमाग में ना सेंट्रोइड का कैलकुलेशन चालू रहता है। अरे हाँ, सेंट्रोइड में कितने शेप्स है, किसका किसका एडिशन करना है, किसमें से क्या माइनस करना है, शेडेड पोर्शन कैसे मिलेगा, वही चालू रहता है। फिर जब सेंट्रोइड का क्वेश्चन लेते हो ना सॉल्व करने के लिए, तब आप लोग के दिमाग में सपोर्ट रिएक्शन का चालू रहता है कैलकुलेशन। अरे सपोर्ट रिएक्शन में कितने सपोर्ट्स है, कितने टाइप ऑफ लोड दिया है। यहाँ पर बहुत सिली मिस्टेक होता है, फिर इससे क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम जाता है, और सॉल्व करने के बाद भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो इसलिए आप लोगों का जो टॉपिक चालू है, जो एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व कर रहे हो, 100% दो उसके ऊपर, समझा, पूरा फोकस लगा दो। करेंगे, सब टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं, टेंशन मत लो। आज का दिन है, कल का दिन है, आज मैं रात को 9 बजे फिर से आने वाला हूँ, और आज का जो अभी का जो लाइव है वो 6 बजे तक रहने वाला है। सो अभी भी अपने पास बहुत टाइम है, 1.25 घंटा है। इसमें हम लोग 2-3 टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे, रात को 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और कल अपने पास और एक दिन है, सो उसमें सब कंप्लीट करेंगे। ओके, यस। चलो सो आगे बढ़ते फिर। देखो ये जो डायग्राम्स वगैरह है, ये आप लोग किससे भी लिखो, पेन यूज करो, पेंसिल यूज करो, स्केच पेन यूज करो, मार्कर लेके जाओ, जो चाहिए वो यूज करो, बस लिखो, आप लोग लिखो, समझा। नहीं तो हम लोग बहुत कुछ लेके आते हैं, अच्छे अच्छे पेन्स लेके आते हैं, और लिखते कुछ नहीं है, ऐसे ही खाली बैठे रहते हैं। लिखो तुम लोग। मैकेनिक्स के पेपर में थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर आ भी गया तो लामिस थ्योरम के ऊपर आएगा, या फिर वेरिग्नस थ्योरम के ऊपर आएगा। वेरिग्नस थ्योरम का डेरिवेशन एप्लीकेशन में अवेलेबल है, वो करना है। फिर उसके बाद फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन वगैरह सब, उसके भी वीडियो लेक्चर्स एप्लीकेशन में अवेलेबल है। फ्रिक्शन में स्टार्टिंग के 3-4 वीडियोस जो है वो थ्योरी वाला दिया है, समझा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ कोन, वो सब वहां पर एक्सप्लेन किया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सो ये तीन कंडीशंस आपको अच्छे से याद रखना है, इफ रिजल्टेंट इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड जीरो। सो आगे बढ़ते हैं। सो कॉन्करेंट में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक टाइप आता है जिसमें ओनली फोर्सेस दिए रहते हैं और बोलेंगे फाइंड रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड एफ एंड थीटा इफ रिजल्टेंट इज 100 न्यूटन एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब सबसे पहले चेक करो डायग्राम में आपको टोटल कितने फोर्सेस दिख रहे हैं। 250, एफ एंड 120, ऐसे टोटल 3 फोर्सेस है। और ये तीनों फोर्सेस जो है वो मैंने एक रिंग के ऊपर अप्लाई किया है। मतलब ये तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है, ये रिंग है, रिंग। ये तीनों फोर्सेस रिंग से पास हो रहे हैं, मतलब ये कौन सा फोर्स सिस्टम हुआ, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हुआ।
ओके, अब इसमें से 250 जो है हॉरिजॉन्टल है, उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एफ इंक्लाइंड है, जिसका एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिया है, सो इसको रिजॉल्व करेंगे। 120 को रिजॉल्व करेंगे, एंगल 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू कैसा है, वाई एक्सिस। चलो, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं रिजोल्यूशन वाला। एफ फोर सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो इसका एक्स कंपोनेंट निगेटिव आएगा, एक्स कंपोनेंट निगेटिव, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव। सो एंगल देखो थीटा विद रिस्पेक्ट टू कैसा है, एक्स एक्सिस। सो एक्स में क्या आएगा, कॉस, एफ कॉस थीटा, एंड वाई कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा। नेक्स्ट 120 थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सो उसका एक्स कंपोनेंट निगेटिव, वाई कंपोनेंट निगेटिव, एंड 120 का एंगल 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू कैसा है, वाई। सो वाई में कॉस, एक्स में साइन, सो एक्स कंपोनेंट आएगा इसका 120 साइन 60, एंड वाई कंपोनेंट आएगा इसका 120 कॉस 60। ओके, जिसका एंगल उसका कॉस। चलो, तो स्टेप नंबर 1 हमने कंप्लीट किया रिजोल्यूशन वाला। अब ये कंडीशन देखो, रिजल्टेंट कितना दिया है, 100 न्यूटन दिया है। रिजल्टेंट इज 100 न्यूटन एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो रिजल्टेंट इज हॉरिजॉन्टल, therefore summation of fx is equals to क्या आएगा, r, एंड summation of fy is equals to कितना होगा, 0। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू आर, एंड आर का वैल्यू हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, 100 न्यूटन दिया। सो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 100 न्यूटन। ओके, चलो, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें क्वेश्चन में दिया था। अब इसके बाद अपना बेसिक लेवल का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई। सो समेशन ऑफ एफ एक्स में आपको अलोंग एक्स एक्सिस फोर्सेस का एडिशन करना है। सो अलोंग एक्स एक्सिस कौन कौन है, देखो 250 है, एफ कॉस थीटा है, 120 साइन 60 है। अब इसमें जो राइट साइड जाएगा वो प्लस, जो लेफ्ट साइड जाएगा वो माइनस। सो राइट साइड जा रहा है 250 पॉजिटिव आएगा, एफ कॉस थीटा लेफ्ट साइड है, माइनस आएगा, एंड 120 साइन 60 लेफ्ट साइड माइनस आएगा, ये 120 साइन 60। चलो, फिर आगे बढ़ते हैं। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा इसमें, आर 100। सो 100 इज इक्वल्स टू 250 माइनस एफ कॉस थीटा माइनस 120 साइन 60। ओके, अब इसमें ये जो माइनस एफ कॉस थीटा है, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, प्लस हो जाएगा, और इस 100 को राइट साइड लेके जाओ। सो ये क्या होगा, 250 माइनस 120 साइन 60, एंड 100 राइट साइड जाएगा, माइनस होगा। सो एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये आंसर आपको मिल गया, 250 माइनस 120 साइन 60 माइनस 100, 46.07। ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 1। इसमें देखो ना, दो अननोन वैल्यूज है, एफ एंड थीटा। सो इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकता, सो इसको मैंने यहीं पर स्टॉप किया, इक्वेशन 1 नाम दिया। अब इसके बाद समेशन ऑफ एफ वाई, इसमें आपको वर्टिकल फोर्स का कैलकुलेशन करना है। एफ साइन थीटा अपवर्ड से पॉजिटिव आएगा, फिर उसके बाद एफ, सॉरी 120 कॉस 60 डाउनवर्ड से निगेटिव आएगा, 120 कॉस 60। ओके, एंड समेशन ऑफ एफ वाई is equals to, summation of fy is equals to 0। So 0 is equals to f sin theta minus 120 cos 60। ओके, एंड इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, 120 cos 60 को, तो वो माइनस का प्लस हो जाएगा। सो इसका मतलब f sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 120 cos 60। 120 cos 60 कैलकुलेटर में टाइप करके देखो, इज 60। सो f sin थीटा 60, ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद इक्वेशन इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि 2/1 ही क्यों किया, 1/2 क्यों नहीं किया। क्योंकि इक्वेशन 2 में देखो लेफ्ट साइड साइन है, एंड इक्वेशन 1 में कॉस है। सो साइन अपॉन कॉस टैन होता है। टैन वाला बटन अपने कैलकुलेटर में है,
अगर मैं 1/2 करता हूं तो कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा। कॉट वाला बटन अपने कैलकुलेटर में किधर है? तो इसलिए मुझे टाइन फंक्शन चाहिए, तो साइन अपॉन कॉस करना पड़ेगा और उसके लिए इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 करना पड़ेगा। सो लेफ्ट साइड आएगा एफ साइन थीटा डिवाइड बाय एफ कॉस थीटा। ओके, एंड राइट साइड आएगा 60 डिवाइड बाय 46.07। सो यहां पर एफ एफ कैंसिल होगा, साइन अपॉन कॉस टैन, सो टैन थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाय 46.07। सो थीटा इज इक्वल्स टू, टैन को राइट साइड शिफ्ट करो, टैन इनवर्स हो जाएगा। सो कैलकुलेटर में शिफ्ट टैन प्रेस करो, टैन इनवर्स 60 डिवाइड बाय 46.07, सो आंसर इज 52.48। ओके, फिर उसके बाद ये थीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 में लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ इज इक्वल्स टू 46.07 डिवाइड बाय कॉस थीटा, राइट साइड शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर में आएगा, सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 52.48। सो एफ इज इक्वल्स टू 46.07 डिवाइड बाय कॉस 52.48। सो आंसर मिला 75.64। 52.47, यस। यस, चलो फिर नेक्स्ट। यहां पर अपना कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम कंप्लीट हुआ। देखो कॉनकरेंट में मैंने आपको क्या बोला था? दो टाइप के क्वेश्चंस है, एक है विथ कंडीशन और एक है विदाउट कंडीशन। सो दोनों टाइप्स हमने कवर किया है। ओके, अब दोनों टाइप्स हमने कवर किया मतलब हमने जो स्टार्टिंग में लिस्ट बनाया था, हमने ये जो लिस्ट बनाया था उसके ऊपर अब हम लोग टिक मार्क करेंगे। ओके, इसके ऊपर हम लोग टिक मार्क करेंगे। चाहिए तो ये थोड़ा डार्क कर दो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े इससे। ओके, जैसे जैसे टिक मार्क बढ़ते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। चलो अब कौन करंट हो गया। अब नेक्स्ट पैरेलल जनरल डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो ना, हमें सिर्फ इतना ही तो टॉपिक्स कवर करना है, समझा? सभी टॉपिक्स को देखोगे तो आप लोग टेंशन में आओगे, अरे इतने सारे टॉपिक्स कब करेंगे। अभी मुझे बस एक टॉपिक और करना है, फिर उसके बाद मुझे एक टॉपिक और करना है, फिर उसके बाद एक टॉपिक और करना है। एक एक स्टेप डालते जाओ। ये आज, ये पूरा जो है वो आज के आज ही खत्म हो जाएगा। मतलब आपके पास कल का पूरा दिन एक मिलेगा, उसमें आप लोग फिर से रिवाइज कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। सो पैरेलल फोर्स सिस्टम, पैरेलल जनरल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स सिस्टम स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ये सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे आज का लेक्चर खत्म होने के बाद। बस उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, सो वो ग्रुप ज्वाइन करो। ओके, ये एक नया ग्रुप है, हाँ। अपना जो ठाणे नेहरू लैंड दादर, सॉरी ठाणे नेहरू लैंड कल्याण, ऐसे तीन जगह का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया था रेगुलर बैच के टाइम। सो वो ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है। सो ये सबके लिए कॉमन रहेगा। सो सब लोग ये ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट, यस, थोड़ा स्पेशल केस वाला क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये। कॉनकरेंट का ही है, कॉनकरेंट का ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब क्वेश्चन क्या है देखो, आर इज इक्वल्स टू 800 न्यूटन इज रिजल्टेंट। 800 न्यूटन जो है ये कौन है? रिजल्टेंट है ऑफ फोर फोर्सेस, फाइंड फोर्थ फोर्स F4। सो डायग्राम में देखो, आप लोग बोलेंगे कि चार फोर्स दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन चार में से देखो एक F1 है, एक F2 है, एक F3 है, और ये जो है ना, ये रिजल्टेंट है।
लेकिन ये रिजल्टेंट कितने फोर्सेस का रिजल्टेंट है? 4 फोर्सेस का रिजल्टेंट है। लेकिन आप लोग बोलेंगे अरे चार, चौथा फोर्स है किधर? मुझे तो डायग्राम में 3 ही फोर्स दिख रहा है, F1 दिख रहा है, F2 दिख रहा है, F3 दिख रहा है। फोर्थ फोर्स है किधर? फोर्थ फोर्स आपको एज्यूम करना है। और फोर्थ फोर्स एज्यूम करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस है। एक तो फोर्थ फोर्स को आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज्यूम कर सकते हो, सेकंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ में। ओके? अब मुझे एक बात बताओ, ये चारों में से आपका फेवरेट क्वाड्रेंट कौन सा है? यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका फेवरेट होता है, सब लोग उसमें एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव रहता है। समझा? तो यहां पर हम लोग F4 को फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज्यूम करेंगे। अब रही बात वो फोर्थ फोर्स हॉरिजॉन्टल एज्यूम करना है, वर्टिकल एज्यूम करना है या इंक्लाइंड एज्यूम करना है? मैं यहां पर फोर्थ फोर्स को इंक्लाइंड एज्यूम करूंगा। फोर्थ फोर्स को मैं इंक्लाइंड एज्यूम करूंगा और इसका एंगल मैंने एज्यूम किया थीटा। कुछ लोग बोलेंगे अरे ऐसे कैसे, फोर्थ फोर्स इंक्लाइंड ही है, ये कैसे पता चला? अब देखो, अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो थीटा मुझे कितना मिलेगा? ऑटोमेटिकली 0 मिलेगा। अगर फोर्थ F4 वर्टिकल है, वर्टिकल, तो थीटा मुझे ऑटोमेटिकली कितना मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। समझा? सो यहां पर मैं F4 को इंक्लाइंड एज्यूम कर रहा हूं। सो जिसमें हॉरिजॉन्टल के टाइम थीटा 0 होगा, वर्टिकल के टाइम थीटा ऑटोमेटिकली 90 डिग्री आएगा। सो इंक्लाइंड फोर्स मैंने यहां पर लिया है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, सबसे पहले रिजोल्यूशन वाला स्टेप आएगा। रिजोल्यूशन में हम लोग इंक्लाइन फोर्स को रिजोल्व करते हैं। सबसे पहले बताओ, 400 फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसका एंगल 45 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है। सो एक्स कंपोनेंट क्या आएगा इसका? 400 cos 45। एक्स पॉजिटिव आएगा। एंड वाई कंपोनेंट आएगा इसका 400 sin 45। ओके? सर वैसे 300 सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सो एक्स कंपोनेंट नेगेटिव, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव। एक्स कंपोनेंट आएगा इसका 300 cos 30 एंड वाई कंपोनेंट 300 sin 30। चलो नेक्स्ट, 500 थर्ड क्वाड्रेंट में है, सो एक्स कंपोनेंट निगेटिव, वाई कंपोनेंट निगेटिव। एक्स कंपोनेंट आएगा 500 cos 60 एंड एक्स कंपोनेंट आएगा 500, सॉरी वाई कंपोनेंट आएगा 500 sin 60। है ना? जिसका एंगल उसका cos 60 डिग्री एंगल एक्स का है, सो एक्स में cos, वाई में sin। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 800 800 को जब हम लोग रिजोल्व करेंगे, पहले बताओ ये 800 कौन है? रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। इसका मतलब रिजल्टेंट को जब हम लोग रिजोल्व करेंगे तब हमें कौन मिलेगा? एफ एक्स एंड एफ वाई। ऐसा नहीं बोलने का, पूरा बोलने का। रिजल्टेंट को जब हम लोग रिजोल्व करेंगे तब हमें समेशन ऑफ एफ एक्स मिलेगा एंड समेशन ऑफ एफ वाई मिलेगा। ओके? पूरा बोलना है आपको। सो एक्स कंपोनेंट क्या आएगा? समेशन ऑफ एफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट क्या आएगा? समेशन ऑफ एफ वाई। सो बताओ एक्स कंपोनेंट क्या आएगा इसमें? समेशन ऑफ एफ वाई। सो आर का 800 का एंगल 50 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो एक्स में कॉस, वाई में साइन। सो एक्स कंपोनेंट क्या आएगा इसका? 800 कॉस 50 एंड वाई कंपोनेंट 800 साइन 50। करेक्ट है? नेक्स्ट, एंड F4। F4 भी तो इंक्लाइंड है, उसको भी रिजोल्व करना है। सो F4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव, y कंपोनेंट आल्सो पॉजिटिव। x कंपोनेंट आएगा इसका F4 cos थीटा एंड y कंपोनेंट F4 sin थीटा। ओके? चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। समेशन ऑफ fx इज इक्वल्स टू कितना मिला? 800 cos 50 एंड समेशन ऑफ fy इज इक्वल्स टू क्या मिला? -800 sin 50। समेशन ऑफ एफ वाई माइनस क्यू, क्योंकि वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। रिजल्टेंट देखो ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, सो एक्स कंपोनेंट कैसा आएगा? पॉजिटिव एंड वाई कंपोनेंट कैसा आएगा? निगेटिव। सो -800 sin 50। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई मिलने के बाद फर्स्ट समेशन ऑफ एफ एक्स बता। अब इसमें कौन कौन आएगा? F4 cos थीटा, 400 cos 45
फिर आएगा 300 cos 30, लेफ्ट साइड जा रहा है मतलब माइनस आएगा, 300 cos 30, और फिर आएगा 500 cos 60, लेफ्ट साइड है मतलब निगेटिव, 500 cos 60। ओके। अब कुछ लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, ये समेशन ऑफ एफ एक्स जो है ना 800 cos 50, इसको राइट साइड में लिखते हैं। इसको राइट साइड में लिखना है क्या, समेशन ऑफ एफ एक्स को, समेशन ऑफ एफ एक्स तो लेफ्ट साइड लिखना है मुझे, करेक्ट। सो समेशन ऑफ एफ एक्स 800 cos 50 कहां पर लिखेंगे, इक्वल साइन के लेफ्ट साइड, सो 800 cos 50 इज इक्वल्स टू f4 cos थीटा। चलो ये वाला टर्म पहले सॉल्व करके लेते हैं, कैलकुलेटर में देखो, 400 cos 45 पॉजिटिव है, 400 cos 45, फिर आएगा माइनस 300 cos 30, माइनस 500 cos 60, ये मिला माइनस 226.96। ओके। सो f4 cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये निगेटिव वाले टर्म को लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, पॉजिटिव हो जाएगा। सो 800 cos 50 प्लस, ये लेफ्ट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, 226.96, सो 741.19, ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही आपको समेशन ऑफ एफ वाई का इक्वेशन कैलकुलेट करना है, समेशन ऑफ एफ वाई, f4 साइन थीटा अपवर्ड्स है, पॉजिटिव आएगा, 400 साइन 45 अपवर्ड्स पॉजिटिव, नेक्स्ट 300 साइन 30 अपवर्ड्स पॉजिटिव आएगा, एंड 500 साइन 60 निगेटिव, एंड समेशन ऑफ एफ वाई का वैल्यू कितना है, 800 साइन 50, डाउनवर्ड से माइनस कहां पर लिखना है वो, इक्वल साइन के लेफ्ट साइड। सो इक्वल साइन के लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे, माइनस 800 साइन 50 इज इक्वल्स टू f4 साइन थीटा, ये सबका कैलकुलेशन करते हैं, 400 साइन 45 प्लस 300 साइन 30, ओके, माइनस 500 साइन 60, माइनस 0.169, माइनस 0.169, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करो जिससे आपको f4 साइन थीटा मिलेगा। अब ये लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, सो क्या करना है, माइनस 800 साइन 50 प्लस, ये माइनस का लेफ्ट साइड गया प्लस हो गया 0.169, सो आंसर आ गया माइनस 612.66, इक्वेशन नंबर 2। ओके। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या है, मुझे स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं था कि F4 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो मैंने एज्यूम किया F4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मुझे पता ही नहीं था ना, correct? लेकिन अब यहाँ पर आपको F4 का एक्चुअल डायरेक्शन मिलेगा, F4 का एक्चुअल डायरेक्शन मिलेगा, कैसे देखा, फर्स्ट इक्वेशन में F4 cos थीटा मिला है। अब ये F4 cos थीटा F4 का कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दैट इज x कंपोनेंट है। सो F4 cos थीटा दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज पॉजिटिव ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसा मिला, पॉजिटिव, एंड F4 sin थीटा दैट इज, F4 sin थीटा कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल है, वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये कैसा मिला है, वर्टिकल कंपोनेंट निगेटिव। सो बताओ ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पॉजिटिव, वर्टिकल कंपोनेंट निगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां पर आपको F4 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट से F4 का एग्जैक्ट लोकेशन मिल गया, देखो। सो F4 का एग्जैक्ट लोकेशन है फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां पर लिखना है, therefore therefore F4 lies in
फोर्थ क्वाड्रेंट। मुझे बताओ, अगर यहाँ पर दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव होता तो F4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, मतलब जहां पर हमने एज्यूम किया है वहीं पर उसका लोकेशन होता। अगर x कंपोनेंट निगेटिव, y कंपोनेंट पॉजिटिव होता तो सेकंड क्वाड्रेंट होता, दोनों निगेटिव होते तो थर्ड क्वाड्रेंट होता। समझा? सो F4 अभी कहां पर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या करेंगे? सेम प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा डिवाइड करना है। साइन अपॉन कॉस के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। सो ये आएगा F4 साइन थीटा डिवाइड बाय F4 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, राइट साइड में देखो, 612.66 डिवाइड बाय 741.19। अब यहां पर ट्विस्ट क्या है देखो, और एक ट्विस्ट है यहाँ पर। F4 साइन थीटा का टर्म कैसा है? निगेटिव। लेकिन यहां पर मैंने निगेटिव साइन लिखा क्या? नहीं लिखा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव का रोल कहां तक होता है? लोकेशन डिसाइड करने तक। पॉजिटिव निगेटिव से हमें यह पता चलता है कि F4 कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, वो पता चल गया ना अपना। तो इसका मतलब निगेटिव साइन का रोल अब खत्म हो गया, पिक्चर में से निगेटिव साइन का रोल खत्म हो गया, अब उसको आगे कहीं पर भी यूज नहीं करना है। तो यहां पर आपको माइनस साइन देने की जरूरत नहीं है। चलो तो F4 कैंसिल हुआ, साइन अपॉन कॉस टैन, टैन को राइट साइड शिफ्ट किया, टैन इनवर्स हो जाएगा, सो जिससे आपको थीटा मिलेगा। सो टैन इनवर्स ऑफ, शिफ्ट टैन, टैन इनवर्स ऑफ 612.66 डिवाइड बाय 741.19। सो आंसर आ गया 39.57, 39.57। और ये थीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 में लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में 741.19, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, कॉस 39.57 से। सो आंसर आएगा 961.52। ये मिल गया मुझे F4 का आंसर। शायद सॉल्व फंक्शन यहां पर यूज नहीं कर सकते। सॉल्व फंक्शन यहां पर क्यों नहीं यूज होगा? सॉल्व फंक्शन कहां पर यूज होता है? जिस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन होता है वहीं पर आप लोग सॉल्व फंक्शन यूज कर सकते हो। समझा? यहां पर F4 अननोन था, थीटा अननोन था, तो दो दो अननोन वैल्यूज था, तो इसलिए यहां पर सॉल्व फंक्शन यूज नहीं कर सकते। सो यहां पर देखो अपना कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब आप लोग बोलेंगे अरे क्या अभी तक 4 ही मार्क्स कंफर्म हुआ है? ये एक टॉपिक के ऊपर आगे के सभी टॉपिक डिपेंड करता है। पैरेलल, जनरल, डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्रिक्शन भी डिपेंड करता है, देन इक्विलिब्रियम भी डिपेंड करता है, क्योंकि सब सब जगह आपको रिजोल्यूशन कंपोजिशन ये कंसेप्ट यूज करना है। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। सो कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम अपना कंप्लीट हो गया। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पैरेलल फोर्स सिस्टम, जनरल फोर्स सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स सिस्टम। और ये सब के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से याद रखना है, मूवमेंट। अब ये मूवमेंट के लिए 4 पॉइंट्स अच्छे से याद रखो। अभी देखो, अब ये टाइम नहीं है मूवमेंट क्या होता है, कहाँ उसके एप्लीकेशंस क्या है, मीन्स वो सब डिस्कस करने में अभी टाइम नहीं है। वो सब हो गया अपना, रेगुलर वेकेशन या फिर क्रैश सब जगह हो गया। अभी आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना है। सो मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमेशा आपको 4 पॉइंट्स याद रखना है। 4 पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एंड डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, सो मूवमेंट का यूनिट आएगा न्यूटन मीटर। फिर उसके बाद आता है डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट है डायरेक्शन। अब जैसे हॉरिजॉन्टल फोर्स में दो डायरेक्शन है, एक टुवर्ड्स राइट एक टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट प्लस टुवर्ड्स लेफ्ट माइनस। वर्टिकल में दो डायरेक्शन है, एक अपवर्ड्स एक डाउनवर्ड्स, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड्स माइनस। सेम वैसे मूवमेंट में भी दो डायरेक्शन है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम लोग हमेशा पॉजिटिव एज्यूम करेंगे एंड एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव एज्यूम करेंगे। सो 4 पॉइंट्स मैंने बोला है। फर्स्ट है फॉर्मूला, सेकंड है डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्लॉकवाइज को निगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है। ओके, चेक कर एक बार, मैंने क्या बोला? क्लॉकवाइज को निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव।
हॉरिजॉन्टल में दो डायरेक्शंस होते हैं, एक टुवर्ड्स राइट, एक टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स राइट को प्लस, टुवर्ड्स लेफ्ट को माइनस। वर्टिकल में दो डायरेक्शंस, एक अपवर्ड्स एक डाउनवर्ड्स। अपवर्ड्स को प्लस, डाउनवर्ड्स को माइनस। मूवमेंट में दो डायरेक्शंस है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को कौन सा साइन लेना है? निगेटिव। एंड एंटी क्लॉकवाइज को कौन सा लेना है? पॉजिटिव। देखो, आपको कॉलेज में उल्टा डायरेक्शन भी बोला रहेगा। कॉलेज में एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव एंड सॉरी, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव, ऐसा बोला रहेगा। लेकिन हम लोग यही डायरेक्शन से एज्यूम करेंगे। सो फॉर्मूला एफ एम इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी, डायरेक्शन हो गया। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोला है? इफ फोर्स इज पासिंग थ्रू मूवमेंट सेंटर देन मूवमेंट ऑफ दैट फोर्स विल बी जीरो। अगर कोई फोर्स मूवमेंट सेंटर से पास हो रहा है तो उस फोर्स का मूवमेंट जीरो होता है। ये थर्ड पॉइंट हो गया अपना। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट, इफ फोर्स इज हॉरिजॉन्टल देन डिस्टेंस शुड बी वर्टिकल। अगर आप लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स का मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो उस हॉरिजॉन्टल फोर्स का मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस आपको कौन सा लेना है? वर्टिकल लेना है। एंड इफ फोर्स इज वर्टिकल देन डिस्टेंस शुड बी हॉरिजॉन्टल। फोर्स अगर वर्टिकल है तो उसका मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए जो डिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। क्या? क्योंकि हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर कौन होता है? वर्टिकल। और वर्टिकल का परपेंडिकुलर कौन होता है? हॉरिजॉन्टल। सो थर्ड पॉइंट मैंने क्या बोला? अगर कोई फोर्स मूवमेंट सेंटर से पास हो रहा है तो उसका मूवमेंट जीरो होता है। एंड फोर्थ पॉइंट, अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो उसका मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको डिस्टेंस कौन सा लेना है? वर्टिकल। एंड फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस कौन सा लेना है? हॉरिजॉन्टल लेना है। सो मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमेशा ये चार पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये मूवमेंट आपको हर जगह कैलकुलेट करना पड़ता है, फ्रिक्शन में भी, लैमिस थ्योरम में भी। सो स्टार्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट है वेरिग्नस थ्योरम। अब वेरिग्नस थ्योरम का मैंने आपको बोला है डेरिवेशन एप्लीकेशन में अवेलेबल है, 26 मिनट्स का वो वीडियो है, वो वीडियो देखो। वो जो डेरिवेशन है मैंने आपको रेगुलर वेकेशन क्रैश सब में आपको बोला था, वो डेरिवेशन देखो, साइमल्टेनियसली अपने नोटबुक में लिखो। ओके। इवन मैंने जो हार्ड कॉपी दिया था रेगुलर वेकेशन में, जो हार्ड कॉपी दिया था उसमें वो डेरिवेशन अवेलेबल है, समझा? सो वो भी आप लोग देख सकते हो। सो इसका स्टेटमेंट क्या है? देखो, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दैट फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू सेम पॉइंट। अब ये स्टेटमेंट याद रखना बहुत इजी है, बस उसके लिए आपको इसका फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। जिसको फॉर्मूला आता है वो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली बना सकता है। सो एक एक वर्ड को अच्छे से देखो। सबसे पहले क्या आता है? समेशन। चलो, समेशन दिया मैंने। ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट लिया मैंने। ऑफ ऑल फोर्सेस, चलो जितने भी फोर्सेस है सबका मैंने मूवमेंट कैलकुलेट किया, सबका एडिशन किया। विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। अब ये जो ए बी सी डी अल्फाबेट्स है उसमें से कोई भी आपका फेवरेट लेटर लो, मैं ए लेता हूं। विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? इज इक्वल टू मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट, ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दैट फोर्सेस, ऑफ दैट फोर्सेस। ये जो फोर्सेस है ना मेरे पास, एन नंबर ऑफ फोर्सेस, ये सबका रिजल्टेंट है ये आर। विथ रिस्पेक्ट टू क्या? सेम पॉइंट। मतलब यहां पर जो पॉइंट आपने लिखा है सेम पॉइंट मुझे यहां पर लिखना है। अगर यहां पर बी लिखा है यहां पर भी बी, यहां पर डी लिखा है यहां पर डी, जो पॉइंट आप लोग यहां पर लिखोगे सेम पॉइंट यहां पर आना चाहिए, समझा? सो हो गया ना? फिर स्टेटमेंट आप लोग बना सकते हो, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दैट फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू सेम पॉइंट। इतना सिंपल है स्टेटमेंट इसका। चलो, तो वेरिग्नस थ्योरम भी अपना कंप्लीट हो गया। डेरिवेशन एप्लीकेशन में आपको मिलेगा, इमीडिएटली एप्लीकेशन देखना है आज ये लेक्चर खत्म होने के बाद। सो आगे बढ़ते हैं फिर। सो स्टेप्स, पैरेलल जनरल फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 8 स्टेप्स याद रखना है, 8 स्टेप्स फॉलो करना है। उसमें से देखो स्टेप नंबर 6 तक का कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी कॉन्करेंट में किया है। देखो ना, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में सबसे पहले क्या किया था? हमने रिजोल्यूशन किया था। रिजोल्यूशन में आपको इंक्लाइंड फोर्स को रिजोल्व करना है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स को टच भी नहीं करना है, बस इंक्लाइंड फोर्स को, जिसका एंगल उसका कॉस। स्टेप 2 में समेशन ऑफ एफ एक्स अलोंग एक्स एक्सिस जो फोर्स है उसका एडिशन, समेशन ऑफ एफ वाई स्टेप 3 में। देन रिजल्टेंट, देन स्टेप 5 में थीटा। थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स ऑफ एफ वाई अपॉन एफ एक्स। और ये थीटा जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू कैसा रहेगा? एक्स एक्सिस ही रहेगा।
चलो फिर उसके बाद स्टेप नंबर 6, इसमें आपको लोकेशन फाइंड आउट करना है। लोकेशन मतलब रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, और वो सब समेशन ऑफ एफ एक्स और एफ वाई के आंसर के ऊपर डिपेंड है। फिर उसके बाद है स्टेप नंबर 7 में वेरिग्नस थ्योरम। यहां से आपका स्टेप 7, स्टेप 8, यहां से आपके दो डिफरेंट स्टेप्स स्टार्ट होते हैं जो हमने कॉन्करेंट में सॉल्व नहीं किए थे। सो वेरिग्नस थ्योरम में हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रिजल्टेंट एंड मूवमेंट सेंटर। एंड स्टेप नंबर 8, जिसमें आपको एक्स बार एंड वाई बार कैलकुलेट करना है। बस इसमें ये लॉजिक अच्छे से याद रखो, एक्स बार के फॉर्मूले में कौन है, एक्स बार के फॉर्मूले में वाई है, एंड वाई बार के फॉर्मूले में कौन है, एक्स है। अपोजिट कनेक्शन है, एक्स के फॉर्मूले में वाई, वाई के फॉर्मूले में एक्स, अपोजिट कनेक्शन है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं पैरेलल एंड जनरल फोर्स सिस्टम। इसमें एक्चुअली और एक है डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स सिस्टम के टाइम आपको यहां पर और एक स्टेप सॉल्व करना होता है, जो है अपना स्टेप नंबर 0। स्टेप नंबर 0, स्टेप 1 के पहले भी एक स्टेप ऐड होगा उसमें, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड में कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट लोड। देखेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड के टाइम हम लोग देखेंगे। चलो तो इसके एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है, डिटरमाइन रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए। डायग्राम में देखो आपको बहुत सारे फोर्सेस दिख रहे हैं, प्लस एक मूवमेंट भी दिख रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया 40 न्यूटन मीटर। ओके, 200 न्यूटन है, 80 न्यूटन है, 40 न्यूटन है एंड 100 न्यूटन है। चार फोर्स है, चार में से दो वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है और एक इंक्लाइंड है। और ये सभी फोर्सेस का देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग अलग है, अलग अलग है। सो ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम नहीं हो सकता। सेकंड, पैरेलल फोर्स सिस्टम, वो भी नहीं हो सकता। पैरेलल फोर्स सिस्टम में सभी फोर्सेस एक दूसरे को पैरेलल होता है, यहाँ पर इंक्लाइंड है, इंटरसेक्ट हो रहा है, समझा। सो यहाँ पर पैरेलल फोर्स सिस्टम भी नहीं है, तो बच गया जनरल फोर्स सिस्टम। सो स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन के लिए आपको चेक करो इंक्लाइन फोर्स कितना है, इंक्लाइन फोर्स को ही तो रिजोल्व करता है। सो मेरे पास एक ही फोर्स है 200 न्यूटन इंक्लाइंड, जिसका एंगल दिया नहीं है, लेकिन हाँ एंगल कैलकुलेट करने के लिए डेटा है मेरे पास, सफिशिएंट डेटा दिया है क्वेश्चन में। सो यहाँ पर मैं एंगल एज्यूम कर रहा हूँ अल्फा, यहाँ का एंगल मैं एज्यूम कर रहा हूँ अल्फा। सो अल्फा का अपोजिट साइड है 3, एडजेसेंट साइड है 4। सो यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल्स टू 3/4। tan मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ना। सो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 3/4। सो tan इनवर्स ऑफ 3/4, अल्फा का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अब कुछ लोगों ने ना रट्टा मारा है, हाँ 3/4 आता है ना तो 36.86 होता है। 4/3 के लिए भी वही लिखते हैं 36.86। चेक करने का, कैलकुलेटर यूज करने का, tan इनवर्स ऑफ 3/4 चेक करने का। शिफ्ट tan इनवर्स 3/4, आंसर इज 36.86। 87 भी ले सकते हो क्योंकि 86 के बाद 9 है। सो 36.87 लेते हैं। चलो अल्फा मिल गया। अब ये अल्फा मैंने यहां पर देखो विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन लिया। मुझे बताओ ये 200 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। 200 जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। वो दिख रहा है मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन वो जा रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट नेगेटिव। एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है मतलब डायरेक्शन कैसा आएगा, टुवर्ड्स राइट। वाई कंपोनेंट नेगेटिव कैसा आएगा, डाउनवर्ड्स। ओके, अब बताओ ये एंगल मैंने अल्फा एज्यूम किया था विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहां पर भी एंगल कितना बनेगा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन, 36.86 87। ऐसे टाइप के एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो यहाँ पर तीन टाइप के एंगल्स हमेशा आपको याद रखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल, अपोजिट एंगल एंड अल्टरनेट एंगल। जैसे कि मेरे पास दो पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइन में एक इंक्लाइन लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। सो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। ऐसे टाइप के एंगल्स को अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, करस्पॉन्डिंग। ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा, ऐसा एंगल्स को अल्टरनेट एंगल कहते हैं। यह एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ऐसे टाइप के एंगल्स को अपोजिट एंगल्स कहते हैं, समझा। सो ये तीन टाइप आपको हमेशा याद रखना है। अरे
चलो, ये डिजिटल बोर्ड का ये एक एडवांटेज है, कुछ भी अगर गलत हो गया तो उसको आप लोग इजीली करेक्ट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, सो tan अल्फा 3/4 अल्फा हमने कैलकुलेट किया, इंक्लाइन फोर्स का इंक्लिनेशन भी हमने कैलकुलेट किया। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, सो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा एंड वाई कंपोनेंट निगेटिव आएगा। एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू कैसा है, एक्स। तो बताओ एक्स कंपोनेंट क्या आएगा इसका, 200 cos 36.87 एंड वाई कंपोनेंट आएगा 200 sin 36.87। ओके, अब देखो यहां पर आपको पेपर सेटर ने कंफ्यूज किया है, पेपर सेटर ने कंफ्यूज किया है। ये पेपर सेटर हमेशा हमें कहां पर कंफ्यूज करता है, यूनिट्स में कंफ्यूज करता है, यूनिट्स में। मूवमेंट दिया है 40 न्यूटन मीटर, ओके, मूवमेंट दिया है 40 न्यूटन मीटर, और ये सभी डायमेंशंस मुझे कैसे दिए हैं, एमएम में दिए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा मिस्टेक है यहाँ पर। सो सभी के सभी यूनिट्स एक तो मीटर में होना चाहिए या फिर सभी के सभी यूनिट्स एमएम में होना चाहिए। ओके, सो एमएम में जब आप लोग यूनिट्स रखते हो तो आंसर्स बहुत बड़े बड़े आते हैं, तो हमेशा उसको मीटर में कन्वर्ट करने का। अगर सभी के सभी यूनिट्स एमएम में होते तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सभी के सभी अगर मीटर में है कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ एमएम में है कुछ मीटर में है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सभी एमएम को मीटर में कन्वर्ट करूंगा। सो 300 mm मतलब कितना होता है, 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, 0.2 मीटर, ये भी 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप तो अपना हो गया, रिजोल्यूशन। फिर आता है समेशन ऑफ एफ एक्स। समेशन ऑफ एफ एक्स में आपको अलोंग एक्स एक्सिस जो फोर्सेस है उसका एडिशन करना है। अब अलोंग एक्स एक्सिस कौन कौन है, 200 cos 36.87, फिर उसके बाद प्लस 100 आएगा। सो समेशन ऑफ एफ एक्स का आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 200 cos 36.87 प्लस 100। सो आंसर इज 259.99, 260 ले सकते हो इसको, 260। आंसर पॉजिटिव आया ना, आंसर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन कैसा आएगा, टूवर्ड्स राइट। फिर आएगा समेशन ऑफ एफ वाई, इसमें आपको वर्टिकल फोर्स का कैलकुलेशन करना है। सो जो डाउनवर्ड से वो निगेटिव, जो अपवर्ड से वो पॉजिटिव। सो -200 साइन 36.87 प्लस 40 एंड -80। सो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू -200 साइन 36.87 प्लस 40 -80। सो आंसर इज -160। अब माइनस में आंसर आ गया, माइनस में, तो डायरेक्शन कैसा रहेगा, डाउनवर्ड्स। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, आंसर तो आया है निगेटिव, लेकिन मैंने उसको लिखा पॉजिटिव में ही, बस आगे डायरेक्शन कैसा दिया, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन दिया। समझा, सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अरे इसका क्वेश्चन पीछे छुप गया है, सो क्वेश्चन एक बार मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ। फाइंड रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। ओके, ये ऐसा क्वेश्चन दिया था यहाँ पर। सो आगे बढ़ते हैं फिर, समेशन ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ एफ वाई के बाद रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। सो रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 260 स्क्वायर प्लस 160 स्क्वायर। आंसर इज 305.28, 305.28 न्यूटन। फिर उसके बाद है थीटा,
tan inverse of fy upon fx. So theta is equals to shift tan inverse of fy का आंसर है 160 डिवाइड बाय 260, 31.6. अब कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं, देखो, समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स, कुछ लोग बोलते हैं अरे समेशन ऑफ एफ वाई का आंसर निगेटिव था तो वहां पर निगेटिव में लिखने का क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. आपका आंसर यहाँ पर समेशन ऑफ एफ वाई का भले ही निगेटिव आया है लेकिन मैंने डायरेक्शन कैसा लिया, डाउनवर्ड्स ना. फोर्स प्रैक्टिकली कभी निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव निगेटिव उसका डायरेक्शन डिसाइड करता है. सो यहाँ पर -160 आया था, उसकी वजह से डायरेक्शन डाउनवर्ड्स आ गया. सो आगे जब समेशन ऑफ एफ वाई कहीं पर पुट करोगे तो वो माइनस में बिल्कुल नहीं पुट करने का. माइनस का रोल कहां तक है, डायरेक्शन डिसाइड करने तक. डायरेक्शन हो गया उसका रोल खत्म. इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन में बोला है आपको, निगेटिव का साइन कहां तक है, जब तक डायरेक्शन डिसाइड नहीं करते हो तब तक. ओके. चलो, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव वैल्यूज ही पुट करना है. और ये जो थीटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये हमेशा कैसा होता है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. फिर उसके बाद है नेक्स्ट लोकेशन. लोकेशन लोकेशन में आपको ये डिसाइड करना है कि रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में है. तो देखो, समेशन ऑफ एफ एक्स पॉजिटिव आया, एफ वाई निगेटिव आया, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, ऐसा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है. सो रिजल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है. आर इज इक्वल्स टू 305.28 और इसका एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 31.6. चलो, यहां तक का कैलकुलेशन तो आपने ऑलरेडी इसमें किया था कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में. पॉइंट ए यहां पर है रे. चलो नेक्स्ट, यहां तक का कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी किया था कॉन्करेंट में. अब इसके बाद नेक्स्ट वेरिग्नस थ्योरम में स्टार्ट कर रहा हूं. समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, स्टेटमेंट याद करने की कोशिश करो. समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट. ये एनी के जगह आपको कौन सा पॉइंट लेना है, ए. ये मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कैसे कैलकुलेट करना है ये कौन डिसाइड करेगा, क्वेश्चन डिसाइड करेगा. क्वेश्चन में बोला है फाइंड रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो आपको यहां पर मोमेंट सेंटर ए पॉइंट लेना है. ओके. सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग दिमाग बिल्कुल मत लगाओ, क्वेश्चन डिसाइड करेगा मोमेंट सेंटर कौन रहेगा. So summation of moment of all forces with respect to A is equals to moment of resultant of that forces with respect to same point. ये हो गया अपना वेरिग्नस थ्योरम. चलो, तो पहले इसमें LHS सॉल्व करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू A. सो मेरे पास टोटल कितने फोर्सेस है, देखो मेरे पास 1 2 3 4 4 फोर्सेस थे और एक मोमेंट. लेकिन ये चार में से एक इंक्लाइंड था जिसको मैंने रिजॉल्व किया. अब उसके दो कंपोनेंट्स आ गए ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितना हो गया, 1 2 3 4 5. अब कैलकुलेशन में हम लोग 200 को कंसीडर नहीं करेंगे, उसके दो कंपोनेंट्स को कंसीडर करेंगे. ओके. चलो, अब मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको चार पॉइंट्स याद रखने के लिए बोला था. सबसे पहले आता है फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्टेंस. सेकंड आता है डायरेक्शन, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव. नेक्स्ट आता है अगर कोई फोर्स मूवमेंट सेंटर से पास हो रहा है, मूवमेंट जीरो. एंड फोर्थ, अगर फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस वर्टिकल. तो यहां पर बताओ, 200 साइन 36.86 फोर्स वर्टिकल है, तो ए पॉइंट से आपको कौन सा डिस्टेंस लेना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है. 0.3 प्लस 0.3, 0.6. सो 200 साइन 36.87 इंटू 0.6. एंड विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है. एंटी क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसा आएगा, पॉजिटिव. समझा. आप लोग इतना बड़ा सर्कल मत बनाओ अपने नोटबुक में.
मुझे यहाँ पर वो करेक्ट करने के लिए है ऑप्शन, इसलिए मैं ये सब बना रहा हूँ, आप लोग ऐसा मत करो। सो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव डायरेक्शन। चलो फिर उसके बाद 200 cos 36.86, ये वाला फोर्स कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। तो आपको विथ रिस्पेक्ट टू ए कौन सा डिस्टेंस लेना है? वर्टिकल 0.2। सो यहां पर लिखो 200 साइन 36.87 इंटू कितना आएगा? 0 पॉइंट नहीं 0.2, 0.2। एंड विथ रिस्पेक्ट टू ए इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा है? ये भी कैसा जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसा आएगा? ये भी पॉजिटिव। अब देखो कभी कभी एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है कि समझ में नहीं आती कि ये क्लॉकवाइज एग्जैक्टली होता कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है। तो टेंशन लेने नहीं लेने का, एक सेकंड के लिए अपने घड़ी में देखने का क्लॉकवाइज कैसा होता है और एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है, समझा? सो विथ रिस्पेक्ट टू ए ये वाला कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव आएगा फिर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 40 वर्टिकल है, तो ए पॉइंट से आपको कौन सा डिस्टेंस लेना है? हॉरिजॉन्टल। और कितना है? 0.2। सो 40 इंटू 0.2। एंड विथ रिस्पेक्ट टू ए इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, करेक्ट, पॉजिटिव। फिर उसके बाद 100 हॉरिजॉन्टल है, तो डिस्टेंस कौन सा आएगा? वर्टिकल। एंड विथ रिस्पेक्ट टू ए वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? 0.2। तो 100 इंटू 0.2। लेकिन यहां पर बताओ ये 100 विथ रिस्पेक्ट टू ए कौन से डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज से तो कैसा आएगा? माइनस, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, 80 वर्टिकल है, वर्टिकल है तो डिस्टेंस कौन सा लगेगा? हॉरिजॉन्टल, करेक्ट, हॉरिजॉन्टल। सो 80 ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है? 0.3। सो 80 इंटू 0.3। एंड विथ रिस्पेक्ट टू ए इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आएगा, समझा? एंड लास्ट में है 40, 40 क्लॉकवाइज है, नेगेटिव आएगा, सो -40। अब बताओ ये 40 को ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है क्या? ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस है वो सब चेक करना है क्या? बिल्कुल नहीं, वो ऑलरेडी मूवमेंट है। मूवमेंट को आप लोग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसमें देखो ना डिस्टेंस ऑलरेडी इंक्लूड है, न्यूटन मीटर है ना वो, करेक्ट। सो उसको आप लोग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो इसका मतलब ये मूवमेंट आपको डायग्राम में कहीं पर भी देने दो, कहीं पर भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, समझा? बस आपको इसका डायरेक्शन चेक करना है, क्लॉकवाइज से तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज से तो पॉजिटिव। चलो इक्वेशन तो कंप्लीट हो गया। कैलकुलेटर सबसे इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में अच्छे से टाइप करने आना चाहिए, सबका आंसर करेक्ट आना चाहिए। सो 200 साइन 36.87 कंप्लीट हो गया है तो कैलकुलेटर ये चैट बॉक्स में रिप्लाई दे सकते हो। 0.6 प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट 200 साइन 36.87 into 0.2, then plus in bracket 40 into 0.2 minus 100 into 0.2 plus 80 into 0.3 minus 40। सो आंसर आ गया 68। अरे हाँ, यहाँ पर गलती से मिस्टेक हुआ है अपना, गलती से मिस्टेक हुआ है, देखो यहाँ पर 200 cos 36.87 हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस वर्टिकल आएगा, मेरे से गलती से मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर साइन लिखा है मैंने, साइन। मैं देख रहा था आपका ध्यान है या नहीं, मुझे पता था वहां पर मिस्टेक हुआ है, मैंने जानबूझ कर किया था वो मिस्टेक, मुझे देखना था किसका किसका रिप्लाई आता है। बस एक नहीं, मुझे 200 लोग है यहाँ पर, एक का भी ध्यान नहीं है। नहीं, एक का ही ध्यान है, सिर्फ एक का ही रिप्लाई है मुझे, बाकी 199 लोग तो ऐसे ही देख रहे हैं सब। चलो तो 200 साइन 36.87 इंटू 0.6 एंड देन 200 कॉस 36 पॉइंट cos 36.87 into 0.2। गुड। सो आंसर आएगा 76।
आंसर करेक्ट है 76. सो समेशन ऑफ मोमेंट of all forces with respect to A is equals to 76 न्यूटन मीटर. ओके, आंसर पॉजिटिव है. आंसर पॉजिटिव है मतलब डायरेक्शन कैसा रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज को नेगेटिव है ना, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव है. चलो तो आगे बढ़ते हैं. एलएचएस होने के बाद आरएचएस. आरएचएस मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेम पॉइंट. ओके, सो मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेम पॉइंट. मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? एफ इंटू डी ना. और ये एफ के जगह मुझे अभी कौन सा फोर्स लेना है? रिजल्टेंट. सो क्या आएगा? ये आर इंटू डी. सो आर इंटू डी में आर इज रिजल्टेंट 305.28 इंटू डी. डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, अब ये जो वेरिग्नन करके साइंटिस्ट होके गया था, इसने हमें क्या बोला है? वेरिग्नन करके जो साइंटिस्ट होके गया था, इसने हमें क्या बोला है? एलएचएस और ये आरएचएस हमेशा इक्वल होता है. सो अकॉर्डिंग टू वेरिग्नन्स थ्योरम, LHS इज इक्वल्स टू RHS. LHS कितना है? 76. एंड RHS कितना है? 305.28 इंटू डी. सो डी इज इक्वल्स टू 76 डिवाइड बाय 305.28. सो आंसर इज 0.248 मीटर. सो ये मिल गया हमें डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. एंड लास्ट स्टेप जिसमें आपको एक्स बार एंड वाई बार कैलकुलेट करना है. एक्स बार के लिए फॉर्मूला है समेशन ऑफ मोमेंट अपॉन समेशन ऑफ एफ वाई. ओके, समेशन ऑफ मोमेंट का वैल्यू है 76 एंड एफ वाई का है 160. सो 76 डिवाइड बाय 160. सो आंसर इज 0.47 एक्स बार. 0.475 0.47 मीटर. एंड y बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मोमेंट अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स. y के फॉर्मूले में x के फॉर्मूले में y. So summation of moment 76 divided by summation of fx is 260. So answer is 0.29. So y bar is equals to 0.29 meter. Okay. So x bar मिल गया, y bar मिल गया. So लास्ट में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. तो तुम लोग है ना, ये कमेंट बॉक्स में जो बाकी के कमेंट्स करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बस सफिशिएंट है क्या, या फिर ये आप लोग क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो ना. ये सब क्वेश्चंस मैंने ऐसे गिन चुन के लिए हैं, चुन चुन के लिए हैं. ये क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आने दो, आप लोग सॉल्व कर सकते हो. समझा? चलो, सो आगे बढ़ते हैं फिर. देखो जो लोग मेरे पास स्टार्टिंग से है, जो वेकेशन से है, रेगुलर है या फिर क्रैश है, वो लोग के ऊपर मेरे को 100% भरोसा है, कॉन्फिडेंस है कि हाँ, ये कितना भी वर्स्ट कंडीशन आने दो, कितना भी गंदा पेपर आने दो, ये कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मार के आने ही वाले हैं. फेल तो कोई नहीं होगा. समझा? इतना कॉन्फिडेंस है मेरे पास. अगर पेपर इजी आता है, मीडियम आता है, तो ये तो हर बॉल पे सिक्सर मारने वाले हैं. अबाउ 60, अबाउ 70 इजीली जा सकते हो अगर पेपर अच्छा आ गया तो. लेकिन कितना भी वर्स्ट आने आने दो, मुझे कॉन्फिडेंस है आप लोग 32 तो कैसे भी लाओगे, पास तो 100% होगे.
जो लोग मेरे पास है स्टार्टिंग से रेगुलर वेकेशन सब सब है, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, वो लोग है ना कंफ्यूज है कहाँ से शुरुआत करने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का या फिर क्या करने का, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, मेरे को कॉलेज में ऐसा बोला है, मेरे को तो वैसा बोला था कॉलेज में। ये सब आप लोग कंपैरिजन करने में ही टाइम वेस्ट करोगे, समझा? तो अभी आप लोग फुल कंसंट्रेशन से देखो ये लेक्चर, जैसा बोल रहा वैसा करते जाओ। मैं आपको आगे जाके होमवर्क के लिए क्वेश्चंस देने वाला, वो क्वेश्चंस मुझे 9 बजने से पहले, आज रात को 9 बजे हम लोग फिर से मिलने वाले हैं, 9 बजने से पहले मुझे वो सबके क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, समझा? उसके लिए आपको रिजल्टेंट थीटा, एक्स बार, वाई बार एंड मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट, ये सबके आंसर्स की जरूरत है। सो ये सबके आंसर्स क्या मिले देखो, रिजल्टेंट मिला है 305.28, 305.28, थीटा हमने कैलकुलेट किया है 31.6, करेक्ट। एक्स बार हमने कैलकुलेट किया है 0.47, 0.47 मीटर, 0.29 मीटर एंड समेशन ऑफ मूवमेंट 76 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 76 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, दैट इज एक्स एक्सिस। फिर उसके बाद वर्टिकल वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके। और ये दोनों एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर आपको ए पॉइंट लेना है, ए पॉइंट। आपको कैलकुलेशन कैसा विद रिस्पेक्ट टू ए करने के लिए बोला था ना, सो ए पॉइंट यहाँ पर रेफरेंस लेना है, ओरिजिन लेना है। अब अपना जो रिजल्टेंट है वो एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, 0.47 मीटर पर। सो विथ रिस्पेक्ट टू ए आपको 0.47 मीटर इतने डिस्टेंस पर पॉइंट मार्क करना है, कहां पर, एक्स एक्सिस पर। अब आप लोग बोलेंगे कि कौन से साइड, मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड? सो 0.47 पॉजिटिव है, तो सबके दिमाग में क्या है कि 0.47 पॉजिटिव आया मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही ये मेजर करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक्स बार और वाई बार के जो आंसर्स है ये हमेशा आपके पॉजिटिव ही आते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पर जो वैल्यूज पुट करते हो वो पॉजिटिव वैल्यूज ही पुट करते हो। अब वैल्यू पुट अगर पॉजिटिव किया है तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा, समझा? भले ही आपका आंसर निगेटिव है, फिर भी आप लोग उसको पॉजिटिव ही लिखते हो, समझा? तो ये आंसर्स आपके हमेशा पॉजिटिव ही आने वाले हैं, तो इसका मतलब ए साइड के दोनों साइड आपको ये 0.47 मीटर मेजर करना है, ओके। सो ए पॉइंट के लेफ्ट साइड मैंने क्या किया, एक पॉइंट मार्क किया 0.47 मीटर पर, ओके। 0.47 मीटर इतने डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क किया। सेम ऐसे ही ए पॉइंट के राइट साइड मैंने 0.47 मीटर पर एक पॉइंट मार्क किया। वाई बार इज इक्वल टू कितना है, 0.29। ए पॉइंट के ऊपर भी वाई एक्सिस है, नीचे भी वाई एक्सिस है, सो दोनों साइड आपको कितना डिस्टेंस पर, 0.29 मीटर इतने डिस्टेंस पर पॉइंट्स मार्क करने हैं, 0.29 मीटर, ओके। सो मेरे पास देखो 4 पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, ये निगेटिव एक्स, निगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स। हर प्रॉब्लम में ऐसे ही होता है, हर प्रॉब्लम में हमेशा आपको फाइनल डायग्राम के टाइम 4 पॉइंट्स मिलते हैं, एक पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई। अब देखो यहाँ पर रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, रिजल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्योंकि अपना समेशन ऑफ एफ एक्स का आंसर कैसा था, पॉजिटिव, समेशन ऑफ एफ वाई का आंसर निगेटिव, करेक्ट। सो रिजल्टेंट अपना कहां पर जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो बताओ मुझे पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव एक्स ये दो पॉइंट्स में से रिजल्टेंट पास करना पड़ेगा, करेक्ट। मुझे क्या करना है, पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव एक्स ये दो पॉइंट्स में से रिजल्टेंट पास करना है। तभी मैं कहां पर जा सकता हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा सकता हूं। सो ये मिल गया मुझे आर इज इक्वल्स टू 305.28 और उसका एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 31.6। नेक्स्ट मेरे पास और एक ऑप्शन कौन सा है देखो,
निगेटिव एक्स निगेटिव वाई, ये दो पॉइंट्स में से भी मैं रिजल्टेंट को पास कर सकता हूं अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो। समझा? निगेटिव एक्स निगेटिव वाई, सो आर इज इक्वल्स टू मिला 305.28 न्यूटन। और इसका एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना है? 31.6 डिग्री। क्या? फिर उसके बाद हमने डी कैलकुलेट किया है, देखो वेरिंगटन थ्योरम यूज करके हमने डी कैलकुलेट किया है 0.24 मीटर। डी इज इक्वल्स टू 0.24 मीटर। तो यहां पर मुझे क्या करना है, ये ए पॉइंट से रिजल्टेंट पर मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है दोनों रिजल्टेंट पर। सो यहां पर ये डी मिल गया 0.24 मीटर। डी मिल गया 0.24 मीटर। ओके, सो इस डायग्राम में मुझे सब आंसर्स मिल रहा है, देखो रिजल्टेंट मिल रहा है, उसका एंगल मिल रहा है, एक्स बार वाई बार मिल रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है। लेकिन एक फोर्स सिस्टम के दो दो रिजल्टेंट कभी हो सकता है क्या? नहीं, दोनों में से एक वैलिड है, एक इनवैलिड है। तो दोनों में से वैलिड कौन है, इनवैलिड कौन है, ये कौन डिसाइड करेगा? मूवमेंट का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। मूवमेंट का अपना आंसर कैसा आया था? पॉजिटिव, तो इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो चेक करो विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये वाला रिजल्टेंट कैसा है? क्लॉकवाइज है ना, ये ऐसा क्लॉकवाइज जा रहा है ना, ये क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज कैसा है? इनवैलिड। मुझे कैसा चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज ना। सो ये वाला रिजल्टेंट देखो विथ रिस्पेक्ट टू ए कैसा जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझो? सो अपना वैलिड आंसर मिल गया, देखो ये है अपना वैलिड आंसर और ये है अपना इनवैलिड आंसर। क्या? कुछ लोग का डाउट है कि दोनों ड्रॉ करने का क्या, वैलिड भी और इनवैलिड भी। बुक्स में अगर देखोगे तो उसमें सिर्फ वैलिड ड्रॉ करके दिया है। वैलिड इनवैलिड दोनों ड्रॉ करने का क्या? तो यस, दोनों ड्रॉ करने का। सिर्फ वैलिड अगर आपको ड्रॉ करना है तो ये पूरा डायग्राम जो है वो आपको पहले अपने दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा, पूरा डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा अपने दिमाग में। फिर उसके बाद वैलिड इनवैलिड आप लोग डिसाइड करोगे और फिर उसको ड्रॉ करोगे। टाइम तो उतना ही जाने वाला है। तो जो डायग्राम आप लोग दिमाग में ड्रॉ कर रहे हो वही डायग्राम नोटबुक में ड्रॉ करो, क्या फर्क पड़ता है? समझा?